आज हम करते हैं पार्ट 2 चीफ साइंटिस्ट जो इंटरनेशनल और नेशनल लेवल के चीफ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने महत्वपूर्ण खोजें की हैं अपने अपने विज्ञान के क्षेत्र में। उनकी हम पार्ट 2 को देखते हैं। कुछ वैज्ञानिक हमारे बचे हुए थे। सबसे पहले है रॉबर्ट हुक। सन 1665 में सबसे पहले कोशिका की खोज की रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। कोशिका का नामकरण भी रॉबर्ट हुक के द्वारा ही किया गया था, जिसको सेल नाम दिया गया था। हुक के द्वारा डेड सेल खोजी गई थी। ध्यान रखना, रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की खोज की थी। कोरक वृक्ष की मृत कोशिकाओं की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। कोरक वृक्ष था, उसकी जो मृत कोशिकाओं की खोज जो है रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। ध्यान दें, जो लिविंग सेल है, जीवित कोशिका है, उसकी खोज एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक ने 1674 में की थी। जीवाणु बैक्टीरिया की खोज भी ल्यूवेनहोक ने की थी। कोशिका जीव विज्ञान का जनक जॉर्ज एमिल प्लेडे को कोशिका जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। इन्होंने सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया था। इसकी मदद से इन्होंने राइबोसोम और स्रावी प्रोटीन की गतिविधि की खोज की थी। इन्होंने कोशिका विभाजन का अध्ययन भी किया था। बस इतना ध्यान रखना है, कोशिका जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जॉर्ज एमिल प्लेडे को कहा जाता है। द स्मॉलेस्ट सेल इज माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। द लार्जेस्ट सेल इज शुतुरमुर्ग का अंडे की कोशिका। इसका साइज जो होता है 15 से 18 सेंटीमीटर होता है। लार्जेस्ट सेल जो शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका होती है। द लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी। अब हम लार्जेस्ट सेल जो ह्यूमन बॉडी में जो लार्जेस्ट सेल है उसको देखते हैं। ये स्मॉलेस्ट सेल और लार्जेस्ट सेल ओवरऑल थी। अब हम ह्यूमन बॉडी की अगर लार्जेस्ट सेल की बात करें तो वो है ओवम या फीमेल गैमेट यानी मादा युग्मक, मादा डिंब या अंडाणु। इसका व्यास होता है 0.1 माइक्रोमीटर। और जो लॉन्गेस्ट सेल की बात करें तो ह्यूमन बॉडी के अंदर लॉन्गेस्ट सेल की बात करें तो नर्व सेल है, तंत्रिका तंत्र की कोशिका है। 1 से 1.5 मीटर इसकी लंबाई है। द स्मॉलेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी के अंदर जो स्मॉलेस्ट सेल है, सबसे छोटी जो कोशिका है ह्यूमन बॉडी के अंदर, वो है स्पर्म या मेल गैमेट, नर युग्मक जिसे प्राय शुक्राणु भी कहा जाता है। इसका जो व्यास है वो 4 माइक्रोमीटर है। मास्टर ऑफ सेल यानी सेल का जो मास्टर है, सेल का जो स्वामी है, सेल का जो मालिक है, सेल का जो मस्तिष्क है, सेल का जो कंट्रोलर है, सेल का जो रिमोट है, उसको कहा जाता है केंद्रक को कहा जाता है। सेल का रिमोट भी केंद्रक को कहा जाता है, सेल का मस्तिष्क भी केंद्रक को कहा जाता है, और सेल का कंट्रोलर भी केंद्रक को कहा जाता है, और सेल का मास्टर भी केंद्रक को कहा जाता है। केंद्रक की खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई थी। अब अगला पेज देखते हैं। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडन और स्वान के द्वारा कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। सब में कोशिका सिद्धांत के जो स्लाइडन और स्वान के द्वारा जो बिंदु या कथन जो निर्धारित किए गए थे उनको भी देख लेते हैं हम। उनके अनुसार, स्लाइडन और स्वान के अनुसार, सभी पौधे और जानवर कोशिकाओं से बने हैं, जिसका कोशिका जीवन की मूल इकाई है। फंडामेंटल यूनिट है लाइफ की कोशिका। कोशिका जीवन की सबसे छोटी जीवित इकाई है। द स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट है लाइफ की कोशिका। यह इतनी छोटी है कि इसे नंगी आंखों से देखा नहीं जा सकता। कोशिकाओं का आकार अलग अलग होता है। सभी जीवित कोशिकाएं श्वसन की क्रिया करती है, वृद्धि करती हैं, चयापचय आदि जैसे बुनियादी गुण प्रदर्शित करती हैं। कोशिका सिद्धांत का विस्तार किसने किया? विर्ट्सो ने किया था। विर्ट्सो ने सुझाव दिया कि सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से पैदा होती हैं। देखिए, ये क्वेश्चन पुराना हो चुका है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था। इसका उत्तर है स्लाइडन और स्वान। अब आगे जो है थोड़ा सा नेक्स्ट एडवांस लेवल का जो क्वेश्चन बन जाता है कि भाई कोशिका सिद्धांत का विस्तार किसने किया था। ये जरूर याद रखना आपने, कोशिका सिद्धांत का विस्तार किया था विर्ट्सो के द्वारा। और विर्ट्सो ने सुझाव क्या दिया था? विर्ट्सो के अनुसार ये सुझाव दिया गया था कि सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से पैदा होती हैं। अर्नेस्ट रदरफोर्ड परमाणु के नाभिक की खोज की थी। अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज की थी। 2 वैज्ञानिक और परमाणु से रिलेटेड हैं जिन्होंने, एक ने परमाणु संरचना का सिद्धांत दिया था, वो थे नील बोहर, और परमाणु का सिद्धांत दिया था वो थे जॉन डाल्टन। इसके बाद हम देखते आर्यभट्ट। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोलज्ञ एवं गणितज्ञ हैं। आर्यभट्ट कौन है? प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोलज्ञ एवं गणितज्ञ हैं। इनकी रचना है आर्यभट्टीय नामक पुस्तक का विमोचन इन्होंने किया था। पुस्तक का जो लेखन इन्होंने किया था आर्यभट्ट ने। आर्यभट्टीय पुस्तक किसकी है? आर्यभट्ट की है। सबसे पहले बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। इन्होंने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। एक और ध्यान रखना है आपने, कोपरनिकस ने सबसे पहले ये बताया था कि पृथ्वी स्थिर नहीं है और यह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। लेकिन आर्यभट्ट ने सबसे पहले यह बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। ये बात इन्होंने आर्यभट्ट ने बताई थी। जगदीश चंद्र बोस, इन्होंने मार्कोनी से भी पहले बेतार प्रणाली यानी वायरलेस सिस्टम का प्रदर्शन किया था। बोस इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी कोलकाता में। क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज की थी। क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र का प्रयोग जो है पौधे की वृद्धि को मापने का लिए किया जाता है। द फादर ऑफ इंडियन साइंस भी
जगदीश चंद्र बोस को कहा जाता है। जगदीश चंद्र बोस को फादर ऑफ इंडियन साइंस कहा जाता है। इन्होंने क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज की, जिसका प्रयोग पौधे की वृद्धि को मापने के लिए किया जाता है। और वायरलेस सिस्टम का प्रतिपादन भी इन्होंने मार्कोनी से पहले ही कर दिया था। वैसे वायरलेस सिस्टम का जो प्रतिपादन है वो मार्कोनी के द्वारा किया गया है। अगले कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट, सीवी रमन या चंद्रशेखर वेंकट रमन। चंद्रशेखर वेंकट रमन या सीवी रमन के द्वारा रमन प्रभाव प्रस्तुत किया गया था और इसके लिए उन्हें 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। रमन प्रभाव का आविष्कार 28 फरवरी को हुआ था। इसी कारण भारत में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1954 में भारत रत्न दिया गया था और 1958 में लेनिन शांति पुरस्कार सीवी रमन को दिया गया था। ध्यान रखना है, सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था सन 1930 में और रमन प्रभाव हेतु दिया गया था। रमन प्रभाव क्या है? प्रकाश की तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन जो तब होता है जब प्रकाश किरण अणुओं द्वारा विक्षेपित होती है। इस रमन प्रभाव के अनुसार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य में वेवलेंथ में परिवर्तन जो तब होता है जब प्रकाश किरण अणुओं द्वारा विक्षेपित होती है। इसके जो आगे है साइंटिस्ट है वो है बिरबल साहनी, प्रसिद्ध वनस्पति विज्ञानी है ये। फर्नों की सजातीयता और संरचना पर निर्णय की खोज की थी। पेंटोजाइली नामक पौधे की नई प्रजाति की खोजी थी इन्होंने। पेंटोजाइली नामक पौधे की नई प्रजाति की खोज की थी। सबसे अधिक अनुसंधान जीवाश्म पौधों पर किया था। इन्होंने सबसे अधिक अनुसंधान जो है जीवाश्म पौधों के ऊपर किया था। सबसे अधिक अनुसंधान का कार्य जो है जीवाश्म पौधों के ऊपर किया था बिरबल साहनी के द्वारा। इंडियन पेलियोबोटनी यानी भारतीय पुरा वनस्पति विज्ञान का जनक भी इन्हें माना जाता है। भारतीय पुरा वनस्पति विज्ञान, एक तो भारतीय वनस्पति विज्ञान से पहले का जो टाइम था उसको बोला जाता है भारतीय पुरा वनस्पति विज्ञान, और भारतीय पुरा वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है, इंडियन पेलियोबोटनी का जनक कहा जाता है बिरबल साहनी को। वैसे पुरा वनस्पति विज्ञान के जनक हैं वर्ल्ड में ओवरऑल देखें तो एडोल्फ थियोडोर हैं या ब्रोंगनी आर्ट। एडोल्फ थियोडोर ब्रोंगनी आर्ट इनका पूरा नाम है। अब आगे है साइंटिस्ट मेघनाथ साहा। द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस नामक पुस्तक मेघनाथ साहा के द्वारा लिखी गई थी। तापीय आयनन सिद्धांत थर्मोडायनेमिक्स की खोज भी इन्होंने की थी। मात्र 30 वर्ष की आयु में इलाहाबाद, जिसका नाम बदल करके वर्तमान में प्रयाग कर दिया गया है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय या प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बने थे। वह भौतिक विभाग के अध्यक्ष भी बने थे। ध्यान रखना है, थर्मोडायनेमिक्स की खोज किसने करी थी? मेघनाथ साहा के द्वारा की गई थी। डॉक्टर सलीम अली, भारत का बर्ड्समैन डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है। 1976 में पद्म विभूषण व 1983 में वन्य प्राणी संरक्षक पुरस्कार सलीम अली मोइनुद्दीन अब्दुल अली को दिया गया था। इनका पूरा नाम सलीम अली मोइनुद्दीन अब्दुल अली है। आजकल क्वेश्चन जो है घुमा फिरा कर पूछ रहे हैं कई एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में जो पेपर सेटर एजेंसी है वो क्वेश्चन को घुमा फिरा कर पूछ रही है। ईजी क्वेश्चन को टफ बना रहे हैं, वेरी ईजी क्वेश्चन को टफ बना रहे हैं। जैसे कि डॉक्टर सलीम अली का अगर पूरा नाम पूछ लिया और बीच में कुछ अलग से शब्द दे दिए तो वहाँ कन्फ्यूज़ हो सकते हो आप। इस प्रकार के जो नाम है आपको याद रखने चाहिए। सलीम मोइनुद्दीन अब्दुल अली इनका नाम है। सलीम मोइनुद्दीन अब्दुल अली इनका नाम है। मोर को राष्ट्रीय पक्षी भारत सरकार के द्वारा 1 फरवरी 1963 को घोषणा की गई थी। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान श्रीनगर के अंदर है। नेशनल पार्क है सलीम अली के नाम से, श्रीनगर के अंदर है, जम्मू एंड कश्मीर में। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य गोवा में है जो मांडोवी नदी के ऊपर है। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, देखिए सलीम अली पक्षियों से, प्रकृति से इतना प्रेम करते थे कि भारत के उत्तर से लेकर दक्षिण तक उनके नाम पर जो इस प्रकार के राष्ट्रीय उद्यान और पक्षी अभ्यारण्यों के नाम रखे गए हैं। ये 2 आपने याद रखने हैं। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान श्रीनगर के अंदर है JNK में। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य गोवा में है, मांडोवी नदी के ऊपर है। डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा, डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा को देख लेते हैं। 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। एक तो ये प्रश्न हो गया हमारा इसमें कि परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ था? 1948 में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा। परमाणु अनुसंधान केंद्र बाद में भाभा अनुसंधान केंद्र के संस्थापक थे। परमाणु अनुसंधान केंद्र के संस्थापक भी थे ये। परमाणु अनुसंधान केंद्र का बाद में नाम रख दिया गया भाभा अनुसंधान केंद्र, इन्हीं के नाम पर रख दिया गया था। UN द्वारा आयोजित प्रथम परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण प्रयोग के लिए UN ने एक अधिवेशन का आयोजन किया था। उसके भी अध्यक्ष भारत की तरफ से डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा ही थे। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के फर्स्ट निदेशक भी थे, TIFR के। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के फर्स्ट निदेशक थे TIFR टाइफर। भारतीय परमाणु कार्यक्रम के पिता इनको कहा जाता है। भारतीय परमाणु कार्यक्रम के पिता इनको कहा जाता है। इंडियन एटॉमिक प्रोग्राम के पिता इनको कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन स्कैटरिंग की खोज इन्होंने की थी। ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन की खोज तो जे थॉमसन ने की थी। ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। अगर ये 3 शब्द एक साथ पूछ लिए जाएँ और इनकी खोज पूछ ली जाए तो डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा का नाम दिया जाएगा। इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन स्कैटरिंग की खोज डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा के द्वारा की गई थी।
सुब्रमण्यम चंद्रशेखर भारतीय मूल के वैज्ञानिक थे। 1983 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। चंद्रशेखर सीमा तय की थी, श्वेत वामन तारों या व्हाइट डार्फ पर अनुसंधान किया था। श्वेत वामन तारों या व्हाइट डार्फ के लिए चंद्रशेखर सीमा तय की थी और इसके लिए 1983 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को दिया गया था। भारत के नोबेल पुरस्कार विजेताओं की बात कर लेते हैं हम। इसमें 3 श्रेणियों के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं जो भारत में रह रहे हैं, भारत की नागरिकता प्राप्त है, जो भारतीय मूल के हैं लेकिन भारत में नहीं रह रहे और जिनका किसी न किसी प्रकार से भारत से संबंध है। उन सभी नोबेल पुरस्कार विजेताओं की बात हम करते हैं आज। सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था। भारत के प्रथम व्यक्ति हैं रविंद्रनाथ टैगोर, जो नोबेल लॉरेट हैं, नोबेल विजेता हैं। 1913 ईस्वी में इनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था और गीतांजलि की रचना हेतु इनको नोबेल का पुरस्कार दिया गया था। सर चंद्रशेखर वेंकट रमन CV रमन को 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में रमन प्रभाव के आविष्कार के लिए जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया है। हरगोविंद खुराना को भी 1968 में चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था और इनको नोबेल पुरस्कार मिला था जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए दिया गया था। प्रोटीन संश्लेषण के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आनुवंशिकी कोड का जनक भी हरगोविंद खुराना को माना जाता है। जेनेटिक कोड की अवधारणा हरगोविंद खुराना ने दी थी, आनुवंशिकी कोड जिसको हिंदी में कहते हैं। मदर टेरेसा 1979 में शांति के लिए जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था मदर टेरेसा को। दीन दुखियों की सेवा हेतु इनको मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1983 ईस्वी में भौतिकी के क्षेत्र में चंद्रशेखर सीमा तय की थी। वामन तारों या व्हाइट डार्फ वामन तारों या व्हाइट डार्फ के लिए चंद्रशेखर सीमा तय की थी सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के द्वारा। अमर्त्य सेन 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 नोबेल पुरस्कार मिला था डॉक्टर अमर्त्य सेन को। कल्याणकारी अर्थशास्त्र की अवधारणा अमर्त्य सेन के द्वारा दी गई थी। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और करंट में क्रेजी क्वेश्चन है। कल्याणकारी अर्थशास्त्र की अवधारणा किसने की थी? अमर्त्य सेन ने दी थी। वेंकटरमन रामकृष्ण ने 2009 में रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता था। वेंकटरमन रामकृष्ण ने राइबोसोम पर स्टडी की थी। वेंकटरमन रामकृष्ण के द्वारा राइबोसोम पर स्टडी की गई थी और 2009 में रसायन में जो इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। कैलाश सत्यार्थी को सन 2014 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। बाल श्रमिकों को बचाने के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इन्होंने बाल श्रमिकों को बचाया था और बहुत सारे बच्चों को जो है मजदूरी से इन्होंने निजात दिलाई थी, मजदूरी से सुरक्षा दिलाई थी और उनके हाथों में किताबें थमाई थी कैलाश सत्यार्थी के द्वारा। इसीलिए इन्हें कैलाश सत्यार्थी को 2014 का शांति नोबेल पुरस्कार दिया गया। मलाला यूसुफजई को भी उस टाइम पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई जो लड़की है, लड़कियों की शिक्षा के लिए प्रेरित करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब वी.एस. नोएपॉल को लिटरेचर के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था 2001 में और इनका प्रसिद्ध नोवेल है ए हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। राजेंद्र पचौरी को सन 2007 में नोबेल पुरस्कार मिला था शांति के क्षेत्र में। जलवायु परिवर्तन से संबंधित समिति के साथ इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था राजेंद्र पचौरी को। और एकमात्र ऐसे नोबेल विजेता हैं राजेंद्र पचौरी जिन पर रेप के आरोप लगे हैं। रोनाल्ड रॉस नेक्स्ट है। रोनाल्ड रॉस मलेरिया परजीवी की खोज व उसके उपाय बताए थे रोनाल्ड रॉस ने। रोनाल्ड रॉस है ये रोनाल्ड रॉस है, वी.एस. नोएपॉल है, ये ऐसे हैं ब्रिटिश भारत में इनका जन्म भारत में हुआ था लेकिन न ही इनके पास भारतीय नागरिकता है और न ही अब ये भारत में रह रहे, इसलिए इनका कुछ न कुछ संबंध भारत से है, इसलिए इनको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। रोनाल्ड रॉस को नोबेल पुरस्कार मिला है मलेरिया परजीवी की खोज और उसके उपाय के लिए। अभिजीत बनर्जी को नोबेल पुरस्कार मिला 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार विजेता हैं अभिजीत बनर्जी। रुडयार्ड किपलिंग को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इन्होंने द जंगल बुक नामक किताब लिखी है। एमपी के जंगलों से, मध्य प्रदेश के जो जंगल हैं उनसे प्रेरित होकर के रुडयार्ड किपलिंग ने द जंगल बुक नामक किताब लिखी। और मेन हीरो जो जंगल बुक का था इसका था मोगली मेन हीरो था। बच्चे बहुत सारे आजकल कार्टून देख रहे हैं, मोगली के ऊपर आए हुए हैं। दलाई लामा चीन में हिंसा का विरोध किया है दलाई लामा ने और इनका जन्म तिब्बत में हुआ था, भारत में रहते हैं। 1989 में शांति का नोबेल प्राइज़ इनको दिया गया था। भारत में ये आ गए थे 1962 से पहले ही और 1962 का भारत चीन युद्ध जो है ये माना गया है कि कहीं ना कहीं दलाई लामा का भारत आना, दलाई लामा को भारत के द्वारा शरण देना इसका कुछ कारण माना गया है। चीन से हमारी जो रिश्ते हैं वो भी कुछ सही नहीं चल रहे हैं। इसी कारण जो है चाइना इस बात से बिल्कुल भी राज़ी नहीं है कि दलाई लामा जी हमारे यहाँ रह रहे हैं भारत में।
अब हम करेंगे सतीश धवन की बात। सतीश धवन APJ अब्दुल कलाम के गुरु थे। इसरो बेंगलोर के भूतपूर्व अध्यक्ष थे। 1972 में इसरो बेंगलोर के अध्यक्ष बने थे। आर्यभट्ट, रोहिणी और एप्पल जैसे उपग्रह अंतरिक्ष में इन्होंने प्रक्षेपित किए। सुपरसोनिक एवं ट्रांससोनिक विंड टनल के निर्माण में हेल्प इन्होंने की। इनसेट एक दूरसंचार उपग्रह, IRS भारतीय रिमोट सेंसिंग उपग्रह, PSLV ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान जैसी परिचालन प्रणालियों का नेतृत्व सतीश धवन के द्वारा किया गया। सन 2002 में उनकी मृत्यु के बाद दक्षिण भारत में चेन्नई से लगभग 100 किलोमीटर उत्तर में स्थित श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में भारतीय उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र का नाम बदल करके प्रोफेसर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कर दिया गया। या अब आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि प्रोफेसर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र का पूर्व में क्या नाम था? इसका पूर्व में नाम था भारतीय उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र। ये याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। अगला है साइंटिस्ट विक्रम साराभाई। विक्रम अम्बालाल साराभाई इनका पूरा नाम है। विक्रम अम्बालाल साराभाई इनका पूरा नाम है। पूरा नाम याद रखना चाहिए। विक्रम अम्बालाल साराभाई इनका पूरा नाम है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का पितामह इनको कहा जाता है। परमाणु ऊर्जा आयोग व इसरो के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी PRL, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी के एस्टाब्लिशर रहे हैं, संस्थापक रहे हैं। अहमदाबाद में है जो फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में स्थित है। इसकी स्थापना किसने की थी? विक्रम साराभाई ने की थी। विक्रम अम्बालाल साराभाई ने की थी। IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद की स्थापना भी इन्होंने ही की थी। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र इसरो का सबसे बड़ा व सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र है। तिरुवनंतपुरम है, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, वहाँ पर इसरो का सबसे बड़ा व सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। यहाँ रॉकेट प्रक्षेपण यान एवं कृत्रिम उपग्रहों का निर्माण एवं उनसे संबंधित तकनीकी का विकास किया जाता है। ये थी आज पार्ट 2 था ये साइंटिस्ट से रिलेटेड, और बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। अगर आप इस प्रकार की वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं ओनली ऑन स्टडी से संबंधित, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारी वीडियो है आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और जानकारी को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने जो क्वेश्चन पेपर है, आने वाला कंपटीशन एग्ज़ाम है, उसमें बेहतर प्रदर्शन करके एक बहुत ही अच्छी जॉब आप प्राप्त करें। थैंक यू, धन्यवाद, बाय। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। इसी प्रकार की साइंस से रिलेटेड कोई वीडियो लेकर आते हैं। थैंक यू, बाय।